दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी बजट अनाउंसमेंट किया गया 23 जुलाई को। इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरम बजट को अनाउंसमेंट किया था 1 फरवरी में, जिससे हमें पता चला था कि सरकार कितना पैसा कमा रही है और कितना पैसा खर्च कर रही है अलग अलग जगहों पर जनता के भलाई के लिए। तो आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं क्या है इस नए बजट में आपके लिए, आम जनता के लिए। क्या इस नए बजट से लोगों को नुकसान होगा या फिर फायदा, और मिडिल क्लास को इससे क्या फायदा है या फिर नुकसान। फर्स्ट फरवरी को जब टेम्पोररी बजट अनाउंसमेंट किया गया था, जिससे हमें पता चला था कि दोस्तों सरकार पिछले साल की तरह इस साल का भी मेन फोकस एरिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब शॉर्ट में होता है कैपेक्स। सरकार खर्च कर रही है लॉन्ग टर्म एसेट में, जैसे सड़कें बनाना, पोर्ट बनाना, रेलवेज बनाना या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना। पिछले साल सरकार ने इस एक्सपेंडिचर को ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, लगभग 33 से 35% तक, और 10 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए थे। हालांकि पूरे साल भर में सरकार ने पूरे 10 करोड़ रुपए को पूरा खर्च नहीं किया था। एक्चुअल जो पेंडिंग थी वह 9.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन इस साल सरकार 11.1% और ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी कि 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है इस साल सरकार का। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए इफेक्टिव कैपेक्स 15 ट्रिलियन रुपए है, जिसमें बेसिक इंफ्रा के निर्माण के लिए राज्य को लगभग 3.9 ट्रिलियन रुपए का अनुदान इंक्लूडेड है। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय का 2.72 ट्रिलियन रुपए का सबसे ज्यादा कैपिटल एलोकेट हुआ है, जो 2023-24 के संशोधित अनुशोधित के अनुमान के अनुसार 3% अधिक है। एनीवेज अब आते हैं हम मुद्दे पर। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने अपने जीवन शैली में यह 7वीं बार बजट पेश की है। इस बार के बजट को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर का मेन फोकस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और किसान यानी अन्नदाता, महिलाओं और युवाओं पर है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा गठबंधन की सरकार होने की वजह से नीतीश कुमार को अपने बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, और चंद्रबाबू नायडू के लिए आंध्र प्रदेश पर 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज। और ऐसा होना भी जायज था, जो कि यह गठबंधन की सरकार थी। इनफैक्ट बाकी देशों का कहना है कि यह आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट है, ना कि देश का। अब जरा सोच के देखो, जिन देशों ने बीजेपी को भर भर कर सीटें दी उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को निराश नहीं कर सकती है। अगर ये निराश हो गए तो ये पार्टी से उठ सकते हैं। और यह बात भी सच है कि इलेक्शन का असर इस बार बजट में भी देखने को मिला, यानी 1 करोड़ यूथ को सरकार प्रॉमिस कर रही है 500 अलग अलग कंपनियों में इंटर्नशिप ऑफर किए जाएं, जिसमें 5,000 सैलरी और 6,000 भत्ता मिलेगा, यानी 11,000 आपको हर मंथ मिलेगा, जो काफी ज्यादा अच्छा स्कीम है अगर यह सही से इम्प्लीमेंट होता है तो। पिछले बार इन्होंने 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया था, लेकिन इस बार 4.1 करोड़ जॉब देने का प्रॉमिस किया है। यानी अब मोदी गवर्नमेंट पूरी तरह से समझ चुकी है कि राम मंदिर बनाने से वोट नहीं मिलेगा, बल्कि लोगों को जॉब देना पड़ेगा। आई होप इस बार मोदी गवर्नमेंट कुछ कर पाए। वही अगर इनकम टैक्स की बात करें तो हम लोगों के पास 2 ऑप्शन होता है इनकम टैक्स भरने की, एक पुराना टैक्स रिज्यूम और दूसरा नया टैक्स रिज्यूम। इस टैग में सरकार ने कहा है कि 3 लाख कमाने वाले लोगों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 3 से 7 लाख इनकम करने पर आपको 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो पहले 6 लाख तक था, जिसमें 1 लाख और ऐड कर दिया गया है। 7 से 10 लाख इनकम पर आपको 10% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, 10 से 12 लाख पर 15%, और साथ ही 15 लाख से अब इनकम होने पर आपको 30% तक इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यानी सरकार चाहती है कि जो नया टैक्स रिज्यूम आया है उसी से लोग इनकम टैक्स को भरे। हालांकि ज्यादा कुछ तो छूट नहीं मिला है, मगर जिनकी इनकम सैलरी में नहीं होती है उसे टोटल 10,000 तक का फायदा होगा, और जो लोग कहीं न कहीं जॉब करते हैं उन्हें 17,500 रुपए का फायदा होगा। एनीवेज बजट आने से पहले मिडिल क्लास काफी ज्यादा उम्मीद लेकर बैठा हुआ था कि इस बार बजट आने से उसे कुछ तो मिलेगा, मगर इस बार भी उन्हें मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। 17,000 बचाकर मिडिल क्लास करेगा क्या? ना ही मिडिल क्लास को कोई अच्छी रोड मिलती है और ना ही हेल्थ सर्विस में उन्हें कोई सुविधा। इस बार भी मिडिल क्लास अपने 3-4 महीने की इनकम सरकार को देना पड़ेगा। भारत में सिर्फ 1-2% लोग हैं जो कि भारत में इनकम टैक्स को भरते हैं, और जो लोग टैक्स में पैसे को पे करते हैं उन्हें सरकार पूरी तरह से निचोड़ लेती है। इसके अलावा पहली नौकरी करने वाले लोगों को 1 लाख रुपए में, पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 तक की मदद 3 किस्तों में देनी पड़ेगी। एजुकेशन लोन की बात करें तो सरकारी योजनाओं के तहत आपको कुछ भी नहीं मिलता है, उन्हें देश भर की संस्थाओं में एडमिशन लेने के लिए लोन मिलेगा। लोन के लिए सरकार 3% देगी, और इन स्टूडेंटों के लिए ई वाउचर लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंटों को दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 लाख एजुकेशन लोन दिया जाएगा, जिसमें छूट देने की भी घोषणा की गई है। 6 करोड़ किसानों के लिए इस बजट में लैंड रजिस्ट्री पर लाया जाएगा, जबकि 5 स्टेट में नए किसान क्रेडिट जारी किया जाएगा। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाले योजनाओं में उन्हें 3 से 6 करोड़ रुपए सरकार देगी। इसके साथ ही सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, वह भी हर महीने। एक चीज जो काफी ज्यादा अच्छी नहीं है वह है हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम। मेरे ख्याल से हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन इस बार के बजट में एजुकेशन को 5वें नंबर और हेल्थ को 7वें नंबर पर दिया गया है, जिसे मेरे
मेरे ख्याल से पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, ताकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड हो और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। और अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और आपको तो पता ही है हेल्थ हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चांदी, मोबाइल फोन, सोना, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, कैंसर की दवाइयों में काफी ज्यादा कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इसके अलावा प्लास्टिक, पीवीसी और फ्लाइट के टिकट, इन चीजों में काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। और स्टैंडर्ड डिटेक्शन सैलरी पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, जो पहले 50,000 था उसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। और ओवरऑल जितने भी कंपनियों पर टैक्स लगता था उन कंपनियों पर भी टैक्स को कम कर दिया गया। और यह था 2024-25 का बजट, यानी मोदी 3.0 का बजट इस साल का।